हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आई टी आई फिटर का चैप्टर नंबर 12 रहने वाला है वेल्डिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका हम आज नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेल्डिंग का परिचय। वेल्डिंग एक ऐसा बंधक फास्ट नट है जिसके द्वारा हम धातुओं को स्थायी रूप से जोड़ते हैं, अर्थात जोड़ की खाली जगहों को भरने के लिए पूरक धातु को फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का वर्गीकरण। जोड़ के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग तथा दूसरी है हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग, जब एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रोड के से वेल्डिंग की जाती है तो उसे वेल्डिंग को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग, जब दो अलग अलग धातुओं को आपस में जोड़ दिए जाए तो उसे हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर रोड का गलनांक जोड़े जाने वाली धातु से कम होता है, जैसे पित्तल और तांबा। माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन को इसी वेल्डिंग विधि से जोड़ा जाता है। दाब के आधार पर वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग, और दूसरी है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। पहली फ्यूजन वेल्डिंग या नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इस क्रिया में वेल्डिंग की जाने वाली धातु के किनारे को पिघलने तक गर्म किया जाता है। जब किनारे पिघलने शुरू कर देते हैं तो वेल्डिंग रोड द्वारा फिलर रोड धातु की है। इस वेल्डिंग में रोड को पिघलने तक गर्म किया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार। पहला है आर्क वेल्डिंग, जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु को किनारों को विद्युत के करंट के द्वारा ताप देकर गलाया जाता है, उसे वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में विद्युत के द्वारा गर्म करके उसे वेल्डिंग की जाती है। बिजली के द्वारा बनी ज्वाला का तापमान 3600 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस तक होता है। यह ताप धातुओं तथा इलेक्ट्रोड को पिघलता है। आर्क वेल्डिंग में 3600 से 4000 तक बिजली का तापमान रहता है। यह तापमान धातु तथा इलेक्ट्रोड को पिघलता है, जिससे ये धातुएं आपस में जुड़ती हैं तथा वेल्डिंग में दो प्रकार की विद्युत प्रयोग होती हैं, जिसे एसी वेल्डिंग तथा डीसी वेल्डिंग कहा जाता है। आर्क वेल्डिंग में दो प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, एक एसी वेल्डिंग तथा दूसरा है डीसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग में ट्रांसफार्मर द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है तथा डीसी वेल्डिंग में डीसी जनरेटर द्वारा रेफ्रिजरेटर द्वारा करंट प्राप्त किया जाता है। एसी और डीसी वेल्डिंग का पावर मिलती है इसे, और ये इलेक्ट्रोड है। दूसरा है गैस वेल्डिंग, जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारे को गैसों के द्वारा ताप देकर गलनांक बिंदु तक पहुंचाया जाता है। गैस वेल्डिंग में गैसों द्वारा वेल्डिंग की जाती है, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में ताप प्राप्त करने के लिए अधिकतर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग किया जाता है। इस गैसों में जलने के कार्य एसिटिलीन करती है तथा जलाने का कार्य ऑक्सीजन करती है। गैस वेल्डिंग में जलने का कार्य एसिटिलीन तथा जलाने का कार्य ऑक्सीजन करती हैं। एसिटिलीन गैस के जलने के 3 प्रकार की ज्वाला बनती है। एसिटिलीन गैस से 3 प्रकार की ज्वाला बनती हैं। उदासीन ज्वाला पहला, दूसरा है कार्बोराइजिंग ज्वाला, और तीसरा है जिग ज्वाला यानी ऑक्सीजन ज्वाला का तीसरा है ऑक्सीजन। 3 प्रकार की, पहला है उदासीन ज्वाला, दूसरा है कार्बोराइजिंग ज्वाला और तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। गैस वेल्डिंग के प्रकार। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग। इस विधि में एसिटिलीन गैस को लो प्रेशर पर एसिटिलीन जनरेटर तैयार करके प्रयोग किया जाता है। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन को लो प्रेशर के द्वारा गर्म किया जाता है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग, इस प्रकार की गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन को सिलेंडर में भरी जाती है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन को गैस सिलेंडर में भरा जाता है, जिसका दबाव 15.5 किलोग्राम होता है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन को गैस सिलेंडर में भरा जाता है तथा
जिसका दबाव 15.5 किलोग्राम होता है। तीसरा है थर्मिट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग विधि में थर्मिट पाउडर का प्रयोग करके रासायनिक क्रिया द्वारा जॉब को ताप प्रदान किया जाता है। इस थर्मिट पाउडर का ताप लोहे के गलनांक से 2 गुना होता है। थर्मिट वेल्डिंग में वेल्डिंग की थर्मिट पाउडर का प्रयोग करके रासायनिक क्रिया द्वारा जॉब को पिघलाया जाता है। इस थर्मिट पाउडर का प्रयोग लोहे के गलनांक से 2 गुना होता है, जो 36,000 सेल्सियस तक होता है। इस वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे लाइन में किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दूसरा प्रेशर वेल्डिंग तथा दूसरा है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में जिस वेल्डिंग में धातु को किनारे को पिघलाने की अवस्था तक आकर दबाव देकर जोड़ा जाता है, उसे प्रेशर वेल्डिंग कहा जाते हैं। उस पहले धातु को गर्म किया जाता है तथा उसे दबाकर नॉन प्रेशर वेल्डिंग के द्वारा उसे प्रेशर करके किया जाता है, उसे नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। नॉन प्रेशर वेल्डिंग अधिकतर प्लास्टिक के कार्यों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु वाले पार्टों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। नॉन प्रेशर वेल्डिंग में प्लेटों को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है। दूसरा है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण वेल्डिंग सेट। आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण में वेल्डिंग सेट बिजली की आर्क के लिए आवश्यक मात्रा में वोल्टेज तथा करंट को कार्यखंड तक पहुंचाने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे उपकरण को वेल्डिंग सेट कहते हैं। वेल्डिंग करने में जिस उपकरण से इलेक्ट्रोड पहुंचाया जाता है, उसे वेल्डिंग सेट कहते हैं। वेल्डिंग सेट इस प्रकार के बने होते हैं कि करंट और वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार सप्लाई करते हैं। वेल्डिंग सेट इस प्रकार बनाए जाते हैं कि करंट और वोल्टेज को आवश्यकता के अनुसार सप्लाई करते हैं। दूसरा है वेल्डिंग केबल। जिस केबल के का प्रयोग वेल्डिंग सेट से इलेक्ट्रोड होल्डर तक किया जाता है, इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रस्थान किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोड केबल कहते हैं। ये केबल तांबे की बनी होती है। वेल्डिंग केबल तांबे की बनी होती है और सुपर फ्लेक्सिबल रबर की ढकी होती है। ये जो वेल्डिंग केबल है, इसे सुपर फ्लेक्सिबल रबर की से ढकी होती है। इलेक्ट्रोड केबल और अर्थ केबल तक समान प्रयोग किया जाता है। तीसरा है केबल सहित इलेक्ट्रोड होल्डर। केबल सहित इलेक्ट्रोड होल्डर। इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। चौथा है अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप को ग्राउंड क्लैंप भी कहा जाता है। अर्थ क्लैंप को ग्राउंड क्लैंप भी कहा जाता है। अर्थ क्लैंप को वेल्डिंग टेबल या जॉब के साथ जोड़ने में अर्थ क्लैंप की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग टेबल या जॉब को एक साथ जोड़ने के लिए अर्थ क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। ये अर्थ क्लैंप है। वेल्डिंग हेलमेट हैंड स्क्रीन। वेल्डिंग हेलमेट में वेल्डिंग से उड़ने वाली चिंगारियों से पहना जाता है और इसे हाथ से भी पकड़ा जाता है। छठा है वेल्डिंग हेलमेट। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन और हेलमेट दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का प्रयोग वेल्डर को एक हाथ से पकड़कर इसे हाथ से पकड़ने के लिए पहनकर किया जाता है। इसे वेल्डिंग हेलमेट कहते हैं। सातवां है ऐनक। ये ऐनक चिपिंग ऐनक के नाम से भी जाना जाता है। इसे चिपिंग ऐनक के नाम से भी जाना जाता है। ऐनक को ऐनक चिपिंग ऐनक के नाम से। आठवां है वायर ब्रश। वायर ब्रश तारों की कार्य क्षमता लंबे समय तक बढ़ाने के लिए इसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। वायर ब्रश को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है लंबे समय तक रखने के लिए। नौवां दस्ताने एप्रन तथा लेग गार्ड आदि। दस्ताने और एप्रन
ये चमड़े के बने होते हैं। लेग गार्ड पैरों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दस्ताने और ये एप्रन है। वेल्डिंग गेज, वेल्डिंग किए गए जोड़ में भरी हुई फिलर धातु मेटल की मोटाई मापने के लिए वेल्डिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। ये वेल्डिंग गेज है। आर्क वेल्डिंग में ध्रुवता, आर्क वेल्डिंग में ध्रुवता दिष्ट धारा शक्ति स्रोत में होती है। आर्क वेल्डिंग मशीन के संदर्भ में धारा प्रवाह की दिशा ध्रुवता कहते हैं। जिस तरफ धारा बहती उसे आर्क वेल्डिंग में ध्रुवता कहते हैं। आर्क की लंबाई, आर्क वेल्डिंग में दो के दौरान इलेक्ट्रोड की टिप तथा कार्यखंड की सतह के मध्य सीधे अंतराल गैप की आर्क की लंबाई कहते हैं। आर्क वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड की टिप तथा आर्क कार्यखंड की सतह के मध्य सीधे अंतराल के गैप को आर्क की लंबाई कहते हैं। सामान्य आर्क लंबाई के प्रभाव, सामान्यतः आर्क लंबाई के प्रभाव, यह आर्क लंबाई अविचल तीक्ष्ण क्रैकिंग आवाज़ उत्पन्न करती है। सामान्य आर्क लंबाई अविचल तीक्ष्ण और क्रैकिंग आवाज़ उत्पन्न करती है। इसमें इलेक्ट्रोड सामान्य रूप से जलता है जिसमें कम से कम छींटे उड़ते हैं। सामान्य आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड सामान्य रूप से जलता है और इसमें कम आवाज़ करता है। इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड महंगा होता है, इसीलिए इसमें 40 से 50 मिमी टुकड़ा शेष रहे तब तक उसको प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल 40 से 50 मिमी तक किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड महंगा होता है इसलिए। इलेक्ट्रोड का भंडारण, इलेक्ट्रोड का वायुमंडल में खुला रहने से इसमें पर चढ़ा गालक नमी सोख लेता है जिससे इलेक्ट्रोड पर जंग लग जाता है। इलेक्ट्रोड पर अच्छी किस्म के इलेक्ट्रोड के चयन के फायदे, अच्छी किस्म के इलेक्ट्रोड के उपयोग से अच्छा आर्क टिकाऊपन प्राप्त होता है। अच्छी किस्म का इलेक्ट्रोड उपयोग करने से वेल्डिंग के दौरान कम से कम छींटे उत्पन्न होते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोड में नमी आने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष। वेल्ड में दरार आ जाती है, इलेक्ट्रोड में नमी के कारण दरारें आ जाती है तथा नमी युक्त इलेक्ट्रोड की स्तरण पर सफ़ेद परत आ जाती है। बेसिक वेल्डिंग जोड़ का वर्गीकरण, बेसिक वेल्ड का जोड़ का वर्गीकरण, पहला होता है लेप जोड़, दूसरा बट जोड़, तीसरा टी जोड़, चौथा कॉर्नर जोड़ और पांचवा किनारे का जोड़। पहला है लेप जोड़। लेप वेल्ड की जाने वाली दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जाता है, जोड़ लगाया जाता है तो उस जोड़ को लेप जोड़ कहते हैं। वेल्डिंग की जाने वाली दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, वेल्डिंग की जाने वाली दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, उसे लेप जोड़ कहते हैं। यह जोड़ सबसे आसान जोड़ होता है। इस विधि के किनारे बनाते समय यू व वी अथवा जे आदि बनाने की जरूरत नहीं होती। वेल्डिंग जोड़ में लेप जोड़ में एक लेप को दूसरे जोड़ के ऊपर रखा जाता है। ये लेप जोड़ है जिसमें एक जॉब को दूसरे जॉब के ऊपर रखा जाता है, उसे लेप जोड़ कहते हैं। दूसरा है बट जोड़। यह जोड़ जोड़ी जाने वाली प्लेटों को एक सीध में रखकर लगाया जाता है। यह जोड़ मजबूत बनते हैं क्योंकि इसमें जोड़ में पूरी गहराई तक ब्लेड धातु पहुंचती है। वी आकार में सबसे पहली बीड़ में रूप टन कहा जाता है। बट जोड़ में एक दूसरे के पास लगाई जाती है और दोनों एक जॉब ऐसे और दूसरे पास उसके जॉब में लगा, उससे बट जोड़ कहते हैं। तीसरा है टी जोड़। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर 90 डिग्री रखकर जोड़ लगाया जाता है तो वह जोड़ टी जोड़ कहलाता है। सिंगल फिलेट से डबल फिलेट में बना जोड़ मजबूत बनता है। इस जोड़ से निरूपण डिस्टॉक रोकने के लिए किनारों पर टेपिंग कर देनी चाहिए। टी जोड़ में एक जोब ऐसा होता है, उससे दूसरा जो उसके ऊपर होता है उसे टी जोड़ कहते हैं। चौथा कॉर्नर जोड़, जिसमें एक कोने से दूसरे कोने को ही जोड़ा जाता है, उसे कॉर्नर जोड़ कहते हैं। पांचवा है किनारे का जोड़, जिसमें एक किनारे को जोड़कर दूसरे किनारों को ऐसे जोड़ा जाता है, उसे किनारे का जोड़ कहते हैं। आर्क वेल्डिंग के दोष। अंडरकट, मूल धातु में वेल्डिंग के निचले भाग में बने खड्डों को अंडरकट कहते हैं।
अंडर अत्यधिक वेल्डिंग गति, वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड का गलत कोनों पर सेटिंग होना। अंडरकट वेल्डिंग में एक जॉब को अंदर वी बन जाता है और उसे अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं, उसे अंडरकट वेल्डिंग कहते हैं। जिसमें एक जॉब ये और दूसरा जॉब इसके ऊपर लगा तो यहाँ पे कट को अंडरकट वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा है अपूर्ण प्रवेश, इनकम्प्लीट प्रेंशन। वेल्डिंग जोड़ में वेल्ड की जोड़ की जड़ रूट तक नहीं पहुंचती तथा जोड़ पूर्ण नहीं हो पाता, इसे अपूर्ण जोड़ कहते हैं। जिसमें एक जॉब के ऊपर ऐसे जॉब बनने के बाद उसके अंदर तक मेटल नहीं पहुंचने के कारण उसमें खाली जगह बच जाती है, उसे अपूर्ण जोड़ कहते हैं। तीसरा है राख प्रवेश करना, वेल्डिंग की जाने वाली धातु पर अस्वच्छ होना, खराब किस्म के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, वेल्डिंग के लिए विद्युत धारा गलत सेटिंग करना। और चौथा है छोटी या लंबी आर्क लंबाई का प्रयोग करना। अंडरकट, राख प्रवेश करना, अंदर जॉब के अंदर वेल्डिंग करते समय राख प्रवेश कर जाती है, उसे राख प्रवेश करने कहते हैं। चौथा सरंधता या लो होल्स, वेल्डिंग के दौरान आधार धातु तथा पूरक धातु के मध्य ऊष्मा द्वारा गैस फंस जाने के कारण पिन छिद्रों का समूह बनता है। बड़े छिद्र बनना ही सरंध्रा दोष कहलाता है। जिसमें एक जॉब के दूसरे जॉब ऊपर रखने में जो अंदर कट रह जाता है उसे ब्लो जॉब कहते हैं। पांचवा है छींटे, वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त विद्युत धारा मान अत्यधिक होना, वेल्डिंग के लिए अत्यधिक विद्युत का होना जिसमें छींटे उड़ते हैं। नमी युक्त या नमी से प्रभावित वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, इसमें यहाँ पे जॉब के ऊपर जो छींटे उड़ जाते हैं वेल्डिंग करते समय उसे छींटे कहते हैं। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण ऑक्सीजन सिलेंडर, इस सिलेंडर का रंग काला होता है। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। यह सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर की अपेक्षा लंबा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है और ये एसिटिलीन की अपेक्षा लंबा होता है। लंबा तथा पतला होता है। यह सिलेंडर अलॉय स्टील का बना होता है। इस सिलेंडर में दबाव 120 किलोग्राम पर स्क्वायर केजी होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर काला कलर का होता है तथा ये लंबा होता है और इसमें दबाव 120 किलोग्राम पर स्क्वायर होता है। दूसरा है एसिटिलीन सिलेंडर, इस सिलेंडर का रंग मैरून होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून होता है। यह सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की अपेक्षा छोटा और मोटा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग मैरून होता है और यह मोटा तथा हाइट में छोटा होता है। यह सिलेंडर 150 किलोग्राम दाब पर बढ़ सकता है। ऑक्सीजन 120 बढ़ता है और एसिटिलीन 150 किलोग्राम बढ़ता है। ऑक्सीजन सिलेंडर लंबा होता है और पतला होता है और एसिटिलीन सिलेंडर चौड़ा और छोटा होता है। तीसरा ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर, इस रेगुलेटर का रंग काला होता है। ऑक्सीजन गैस रेगुलेटर का रंग काला होता है। ये रेगुलेटर बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रेगुलेटर दो प्रकार के बनावट के आधार पर और इसका रंग काला होता है। एसिटिलीन गैस रेगुलेटर, यह रेगुलेटर मैरून रंग का होता है। यह रेगुलेटर अपेक्षाकृत हल्का होता है, भार में हल्का होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा। पांचवा एसिटिलीन जनरेटर, कम दाब वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस तैयार करने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एसिटिलीन की खपत अधिक मात्रा में हो। जनरेटर में कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाकर एसिटिलीन गैस का उत्पन्न की जाती है। छठा है होज पाइप के द्वारा गैस को ब्लो पाइप तक पहुँचाया जाता है। यह पाइप रबड़ और कपड़े से मजबूती से बनी होती है। ऑक्सीजन गैस के लिए होज पाइप का रंग काला तथा एसिटिलीन गैस का रंग पाइप का रंग काला होता है। इसमें सातवां है ब्लो पाइप या गैस वेल्डिंग टॉर्च। ब्लो पाइप को गैस वेल्डिंग टॉर्च भी कहते हैं। ब्लो पाइप तीन प्रकार के होते हैं। लो प्रेशर ब्लो पाइप,
हाई प्रेशर ब्लो पाइप और तीसरा है ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिकल प्रेशर ब्लो पाइप। ब्लो पाइप में आगे वाला भाग नोजल कहलाता है। ऊपर ब्लो पाइप में ऊपर ऑक्सीजन का पाइप लगता है तथा नीचे एसिटिलीन का पाइप लगता है। वेल्डिंग नोजल ब्लो पाइप के सिरे पर छोटे मुख्य छिद्र तक तांबे का बना हुआ होता है। आगे का भाग तांबे का बना होता है जहां से ज्वाला जलाई जाती है, इसे नोजल कहते हैं। इस भाग को नोजल कहते हैं जो पतला होता है और इसे ज्वाला जलाई जाती है। 8वां फिलर रोड या फ्लक्स। फिलर रोड को फ्लक्स भी कहते हैं। गैस वेल्डिंग में वेल्डिंग की जाने वाली धातु के किनारे को जोड़ों के बीच का भाग खाली स्थान के लिए फिलर रोड का उपयोग होता है। दो जॉब जोड़ने के लिए फिलर रोड का उपयोग किया जाता है। फिलर रोड का चुनाव वेल्डिंग की जाने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। फिलर रोड का उपयोग वेल्डिंग की जाने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। ऑक्सीजन तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस। इस ज्वाला का तापमान 310 सेल्सियस 3100 सेल्सियस से 3300 सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग सभी लोह तथा अलोह धातु को उसकी मिश्र तत्वों पर वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग का लोह तथा अलोह में व मिश्र तत्वों में भी किया जाता है। दूसरा है ऑक्सी हाइड्रोजन गैस। इसका तापमान 2400 सेल्सियस से 2700 सेल्सियस होता है। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस का तापमान 2400 सेल्सियस से 2700 सेल्सियस होता है। इस ज्वाला पर नमी का प्रभाव पड़ता है। इस ज्वाला का प्रयोग ब्रेजिन, चांदी, सोल्डिंग तथा पानी के भीतर इस्पात गैस वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन गैस ज्वाला का काम वेल्डिंग, ब्रेजिंग, चांदी, सोल्डिंग तथा पानी के भीतर इस्पात में किया जाता है। तीसरा है ऑक्सीकोल गैस ज्वाला। इस ज्वाला का तापमान 1800 सेल्सियस से 2200 सेल्सियस होता है। इस पर कार्बन का प्रभाव पड़ता है। चौथा है ऑक्सी एलपीजी गैस ज्वाला। इस ज्वाला का तापमान 2700 सेल्सियस से 2800 सेल्सियस होता है। इस पर नमी का प्रयोग पड़ता है और एलपीजी ज्वाला पर 2700 से 2800 सेल्सियस होता है तापमान और इसमें नमी का प्रभाव पड़ता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के प्रकार। पहला है उदासीन ज्वाला। इस प्रकार की ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को लो पाइप में बराबर मात्रा में मिलाकर जलाया जाता है। उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को बराबर मात्रा में जलाया जाता है। इस ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के कार्यों में सबसे अधिक होता है और उदासीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग के कार्यों में सबसे अधिक होता है। इस ज्वाला का तापमान 3600 सेल्सियस के लगभग होता है। इस ज्वाला का उपयोग माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील तथा तांबा, कास्ट आयरन आदि का वेल्डिंग में किया जाता है। सबसे अधिक प्रयोग उदासीन ज्वाला का प्रयोग होता है। ये उदासीन ज्वाला को नेचुरल फ्लेम भी कहते हैं। दूसरा है कार्बोराइजिंग ज्वाला। कार्बोराइजिंग फ्लेम। इस ज्वाला में ऑक्सीजन गैस की तुलना में एसिटिलीन गैस की मात्रा अधिक होती है। इस ज्वाला का रिड्यूसिंग ज्वाला भी कहते हैं। कार्बोराइजिंग ज्वाला को रिड्यूसिंग ज्वाला भी कहते हैं। यदि उदासीन ज्वाला नेचुरल फ्लेम की दी जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी जाए तो कार्बोराइजिंग ज्वाला बनती है। नेचुरल फ्लेम को अगर घटा दिया जाए तो कार्बोराइजिंग ज्वाला बनती है। इसका प्रयोग हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील तथा वेल्डिंग में किया जाता है। कार्बोराइजिंग ज्वाला का प्रयोग हाई एलॉय स्टील तथा वेल्डिंग में किया जाता है। हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के वेल्डिंग में किया जाता है। तीसरा है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला। इस ज्वाला में एसिटिलीन गैस की तुलना में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में अधिक होता है। गैस वेल्डिंग में ज्वाला में उत्पन्न दोष। गैस वेल्डिंग से वेल्डिंग करते समय जो ज्वाला में दोष उत्पन्न होता है उसे वेल्डिंग दोष कहते हैं। ज्वाला का कांपना। इस दोष में ज्वाला समान रूप से नहीं जलती अर्थात ज्वाला कांपती हुई जलती है। दूसरा है ज्वाला का टूटना। गैस का दाब अधिक होने के कारण ज्वाला का बार बार टूटती हुई दिखाई देती है। तीसरा है बैकफायर। वेल्डिंग करते समय ज्वाला का अचानक पटाखा होने
पटाखा होने के बाद बंद हो जाना बैकफायर कहलाता है। चौथा है पोपिंग। इस दोष के कारण जलती हुई ज्वाला में पीट की आवाज़ आती है। यह दोष गैस वेल्डिंग में सप्लाई कम होने के कारण उत्पन्न होता है। पोपी दोष। गैस संबंधित सावधानियां। सिलेंडर को सोल्डर की तरह लुढ़काना नहीं चाहिए। सावधानी हेतु सिलेंडर का ढालों का प्रयोग करना चाहिए। सिलेंडर की आवश्यकता न होने पर खाली होने पर वाल्व बंद कर देना चाहिए। सिलेंडर सेफ्टी कैप के बिना प्रयोग किए एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। गैस रेगुलेटर संबंधित सुरक्षा और सावधानियां। सिलेंडर के रेगुलेटर को खोलते समय कभी भी हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलेंडर को हमेशा धूल, पानी और तेल के संपर्क से बचाना चाहिए। ऑक्सीजन गैस के लिए राइट हैंड थ्रेड तथा एसिटिलीन गैस के लिए लेफ्ट हैंड थ्रेड काटी जाती है। नेक्स्ट है वेल्डिंग करते समय धातुओं को साफ करने की विधि। वेल्डिंग करने से पहले धातु के किनारों को साफ करना जरूरी होता है। वेल्डिंग के लिए किए जाने वाले किनारों की विधि दो प्रकार की होती है, केमिकल क्लीनिंग विधि तथा दूसरा है मैकेनिकल क्लीनिंग विधि। केमिकल क्लीनिंग विधि। इस विधि में केमिकल केरोसिन, पेरोकिन, थिनर या पेट्रोल के साथ रिमूविंग ऑयल तथा ग्रीस को मिलाकर सफाई की जाती है। मैकेनिकल क्लीनिंग। इस विधि में धातु को तार वाले ब्रश के द्वारा ग्राइंडिंग, चिपिंग, सेट प्लोटिंग, स्क्रैपिंग आदि सफाई करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। गैस कटिंग का सिद्धांत। लोह धातु को रक्त तप्त रेड हॉट के शुद्ध ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में संपर्क लाते हैं। गैस कटिंग में दो सक्रिय होती हैं। पूर्व तपन। वेल्डिंग चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु। वेल्डिंग दो धातु अवयवों को स्थायी रूप से संयोजित करने की बंधक तकनीकी होती है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा है वेल्डिंग तकनीक में धातुओं को उचित ताप देकर दबाव द्वारा या बिना दबाव के से जोड़ा जाता है। जोड़ की खाली जगह भरने के लिए पूरक धातु फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग। तीसरा है जब दो अलग अलग धातुओं को आपस में वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। जब दो अलग अलग धातुओं को आपस में वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है उसे हाइड्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। चौथा पॉइंट है जब एक प्रकार के धातु खंडों को उसी धातु की फिलर रोड से वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जाता है उसे ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। पांचवा पॉइंट है जब वेल्डिंग की जाने वाली धातु अवयवों के किनारों को पिघलने तक गर्म करके वेल्डिंग रोड द्वारा फिलर रोड में भरकर जोड़ को ठंडा होने दिया जाता है तो उसे एक मजबूत जोड़ प्राप्त किया जाता है, उसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। छठा है आर्क वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारे तक फिलर रोड को विद्युत करंट के द्वारा ताप देकर पिघलाया जाता है, उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। सातवां विद्युत द्वारा बनी ज्वाला का आर्क का तापमान 3600 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस तक होता है। आठवां पॉइंट आर्क वेल्डिंग में प्रत्यावर्ती धारा एसी वेल्डिंग मशीन के रूप में ट्रांसफार्मर का द्वारा करंट दिया जाता है। नौवां पॉइंट लो प्रेशर गैस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस को लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर से प्रयुक्त किया जाता है तथा ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में भरी जाती है। 10वां पॉइंट हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग विधि में एसिटिलीन गैस सिलेंडर में 15.5 किलोग्राम के दाब अथवा ऑक्सीजन गैस में 12 किलोग्राम दाब होता है। 12 पॉइंट थर्मिट वेल्डिंग का उपयोग ढलाइयों के बड़े बड़े भागों, बड़े बड़े गियर रोलर तथा रेल पटरियों में वेल्डिंग में किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेल कार्यों में किया जाता है। 12 पॉइंट जिस वेल्डिंग प्रक्रिया में धातु के किनारों को पिघलने की अवस्था तक गर्म लाकर दाब देकर जोड़ा जाता है उसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इसे प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। 13 पॉइंट फोर्ज वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली भागों को भट्टी में गर्म
करके इसके सिरों को हथौड़ी से चोट मारकर आपस में जोड़ा जाता है। 14वां, विद्युत आर्क उपयुक्त करने के लिए अधिक करंट तथा कम वोल्टेज प्रदान करने के लिए उपयुक्त वेल्डिंग सेट होता है। लास्ट है 15वां, अर्थ क्लैंप ताया तथा ताप एलॉय बनाते हैं। इसे वेल्डिंग टेबल या आर्क के साथ जोड़ा जाता है। लैप जॉइंट में वेल्ड की जाने वाली दोनों धातु प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ा जाता है। तो कैसी लगी आज की ये थ्योरी क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।